Hey guys, welcome in the Indian polity classes of the Ruchika tutorials. Our today topic is the Indian President part 3rd. हम आज के वीडियो के अंदर all that important articles that relate to Indian President वो हम स्टडी करेंगे. अगर हमने कभी संविधान की लिस्ट देखी हो तो संविधान के 5वां भाग संघीय सरकार की बात करता है. द पार्ट 5th इज रिलेट टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड इन दैट पार्ट द प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड द हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. सो आर्टिकल्स जो स्टार्ट होते हैं पार्ट 5 में वो 52 से स्टार्ट होते हैं बिकॉज अर्लियर उससे पहले हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स कर चुके होते हैं. सो देन आर्टिकल 52 इज सेइंग कि एक प्रेसिडेंट होगा इंडिया का. द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया की बात कर रहा है 52. आर्टिकल 53 कह रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास होंगी, मतलब जितनी भी कार्यकारिणी पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास होगी. ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड. लेकिन इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय सरकार है, तो जो राष्ट्रपति है वो यहाँ का नाम मात्र का कार्यपालिका है. इट्स अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. आर्टिकल 54 कहता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा. अगर आप लोगों ने मेरे इससे पहले वाला अर्लियर वीडियो देखा हो द पार्ट 2 ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, उसके अंदर मैंने पूरा इलेक्शन का फॉर्मेशन समझाया है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का. अगेन 55 कह रहा है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का तरीका क्या होगा, हाउ डेट द कॉलेजियम इज़ फॉर्म एंड उसमें कौन से मेंबर्स वोट देंगे. जब वो वोट देंगे तो किस तरह से उनकी वोट की वैल्यू निकलेगी एंड किस तरह से रिजल्ट को डिक्लेयर करके प्रेसिडेंट को बताया जाएगा कि ही दैट पर्सन विन्स द इलेक्शंस. अगेन आर्टिकल 56 बात करता है कि टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, की एक प्रेसिडेंट कितने समय तक के लिए अपना कार्यभार संभाल सकता है. ये हमें सबको पता है कि एक प्रेसिडेंट 5 ईयर्स के लिए प्रेसिडेंट बनता है, अपनी पोस्ट उसकी 5 ईयर्स तक होती है. अगेन आर्टिकल 58 सेइंग कि क्वालिफिकेशन क्या होगी इंडियन प्रेसिडेंट की, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट. आर्टिकल 60 कहता है कि ओथ, प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में कहता है, और जब वो कैंडिडेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जीत हासिल कर लेता है तो ही हैज़ टू टेक द ओथ कि मैं अपनी पोस्ट की गरिमा रखूँगा. उस समय प्रेसिडेंट को ओथ दिलाने वाला होता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस. एनी हाउ अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इज नॉट ऑन द पोस्ट, वो है नहीं, उसकी पोस्ट वैकेट है, तो कोई भी सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट का होगा वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएगा. साथ में एक बात और देखनी है कि अगर फॉर अ टाइम बिंग प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेट हो गई तो कोई कार्यवाहक प्रेसिडेंट बना, फॉर अ टाइम बिंग प्रेसिडेंट का वर्क करेगा, तो जैसे ही वो प्रेसिडेंट का काम करेगा, प्रेसिडेंट की पोस्ट को कुछ समय के लिए पे जाएगा, तो वो उस समय भी प्रेसिडेंट के पद की ओथ लेगा. अगेन 61 बात करता है इम्पीचमेंट मोशन, महाभियोग का प्रस्ताव प्रेसिडेंट के खिलाफ कैसे लाया जाएगा. महाभियोग का प्रस्ताव जैसे अमेरिका में होता है वैसे इंडियन प्रेसिडेंट के खिलाफ लाया जाता है. इनिशियली 1/4 मेंबर्स जो होते हैं हाउस के वो इस प्रपोजल को इनिशिएट करते हैं. प्रेसिडेंट को 14 डेज बिफोर इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और दोनों ही हाउसेस से वो प्रपोजल 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान देने की है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के अंदर नॉमिनेट मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन अगर इम्पीचमेंट का कोई ऐसा प्रपोजल लाया जाता है हाउसेस में, दोनों ही हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. अ पार्ट ऑफ दिस इम्पीचमेंट के प्रोसेस के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स का कोई रोल नहीं होता, जबकि ये मेंबर्स जो होते हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस में ये लोग अपना कोई भी एक्शन नहीं देते. अगेन 71 रिलेट टू द मैटर्स रिलेट टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब अगर कुछ गड़बड़ी हो गई है, ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, कुछ कैलकुलेशंस का प्रॉब्लम हो गया, एनी हाउ जो भी मैटर्स जो इलेक्शन से रिलेटेड होते हैं वो अनुच्छेद 71 के अंदर आते हैं. अनुच्छेद 72 बात करता है कि प्रेसिडेंट को है पावर्स टू ग्रैंट पार्डन, मतलब क्षमा दान की शक्तियाँ. और प्रेसिडेंट चूँकि हेड ऑफ द नेशन है, ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन, तो उसके पास 5 तरह की पार्डन पावर्स हैं. एक तो होती है उसके अंदर हम बोल सकते हैं, एक तो क्षमा वो कर सकता है, मतलब कंप्लीट माफ़ी दे दी उसने, जो भी मतलब सज़ा सुनाई गई है उससे कंप्लीट माफ़ी. तो हम कई बार पेपर में पढ़ते हैं ना कि माफ़ी के लिए, क्षमादान के लिए प्रेसिडेंट से अपील करी, जैसे कसाब का हो गया, नाउ डेज सबनम का केस चल रहा है, तो वो प्रेसिडेंट से गुहार लगा रहे हैं कि हमें माफ़ी दे दो. तो क्योंकि अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट से भी अबव
प्रेसिडेंट है, तो उसके पास 5 तरह की पावर्स हैं। फर्स्ट में आ जाता है क्षमा, मतलब हम उसको कह सकते हैं पार्डन। एक आता है कम्यूटेशन, मतलब लघुकरण, मतलब जो भी आप सज़ा है उसका आपने शॉर्ट कर दिया, उसको एप्रीबिएट फॉर्म कर दिया। रीएमिशन मतलब परिहार, सज़ा तो वही है लेकिन आपने क्या किया, उसके ड्यूरेशंस के अंदर कमी कर दी। विराम मतलब रेस्पाइट, एक हो गया यहाँ पर रेमिशन और एक हो गया रेस्पाइट। हाँ, रेस्पाइट मतलब विराम, मतलब आपने क्या किया, जो ओरिजिनली था पनिशमेंट मिला था उसका थोड़ा कम कर दिया, उसको लीस हार्श कर दिया। पहले बहुत ज़्यादा कठिन था, तो सपोज़ अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो इतना कठोर दंड नहीं कर सकती, तो उसका आपने दंड का कंडीशंस कम कर दी। और लास्ट में आपका आता है रिप्राइव मतलब प्रतिलंबे, मतलब फॉर अ टाइमिंग आपने उसके जो उसको सज़ा मिली है उस पर आपने फॉर अ टाइमिंग उसको रोक दिया। तो ये 5 तरह की पावर्स जो प्रेसिडेंट के पास है वो अनुच्छेद 72 के अंदर बात करते हैं। इट्स अ पावर टू ग्रांट पार्डन, मतलब क्षमादान की शक्तियाँ। 74 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, कि एक ऐसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा और उसका बेसिकली क्या वर्क होगा, प्रेसिडेंट को एडवाइस करना। अगेन अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 बात कर रहा है मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट्स की, उनके टर्म्स की, उनकी सैलरीज की। बिकॉज जनरली क्या होता है कि पहले प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, लेटर ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शपथ लेते हैं, तो प्रधानमंत्री के बाद अब मिनिस्ट्रीज कैसे बनेगी, मंत्रिमंडल का गठन कैसे होगा, उसमें प्रधानमंत्री का मेन रोल होता है। और इसके अंदर प्रधानमंत्री ऑलवेज प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को अपनी एडवाइस देते हैं। 77 बात करते हैं कि कैसे कंडक्ट होगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाएगा, वो अगेन प्रेसिडेंट ही देखते हैं। 78 बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या होंगे, सारी इन्फॉर्मेशंस प्रेसिडेंट को देंगे। ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, भले वो एग्जीक्यूटिव हो रही है, लेजिस्लेटिव हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो रही हैं, ऑल दैट एक्टिविटीज़ या जो प्रेसिडेंट डिमांड कर रहे हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देंगे। 80 बात करता है, आर्टिकल 80 इज टॉकिंग अबाउट कि प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे राज्यसभा के अंदर, जिनको स्पेशल नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, सोशल सर्विसेज में। बिकॉज राज्यसभा क्या हो गई, एक तरह से स्टेट काउंसिल्स हो गई, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। पार्ट ऑफ दिस उसको एक इंटेलेक्चुअल हाउस के रूप में हमने डिज़ाइन किया है। तो अगर ये 12 मेंबर्स उसमें जुड़ जाएंगे तो वो अपने अपने फील्ड की इंटेलेक्चुअल नॉलेज देंगे। अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 बात करता है कि पार्लियामेंट के सेशंस बुलाए जाएंगे, तो प्रेसिडेंट विल कॉल द सेशंस, उसको प्रोपोगेट्स करेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे, मतलब ख़त्म करेंगे। अगेन आर्टिकल 1111 बात करते हैं कि जो भी बिल पास हो जाते हैं उनको एसेट, उनकी सहमति प्रेसिडेंट देंगे। आर्टिकल 1112 बात करता है यूनियन बजट की, क्योंकि यूनियन बजट अगर पेश होगा तो पहले प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा और प्रेसिडेंट की अप्रूवल से ही यूनियन बजट स्पीकर के वाया लोकसभा के अंदर प्रेजेंट होगा। आर्टिकल 123 बात करते हैं कि जब अगर संसद नहीं चल रही है तो एट द टाइम प्रेसिडेंट को अलाउड है कि वो अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। जनरली ऑर्डिनेंस जारी तब होते हैं कि देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट टू मेक अ लॉ, सेशन नहीं चल रहा पार्लियामेंट का, तो वो कैसे उसको फॉर अ टाइम बिंग एक लॉ बनाया जाए, लेटर ऑन जब सेशन चलेगा तो उसको संसद के द्वारा अप्रूव करा लिया जाएगा। एट दैट टाइम द प्रेसिडेंट ऑलवेज इशूज़ द ऑर्डिनेंस। फिर 143 बात करता है कि प्रेसिडेंट अपने कोई भी मैटर के अंदर सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकता है, एंड सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट को मैटर्स में राय देना जरूरी होता है। 263 बात करता है इंटर स्टेट काउंसिल्स की। इंटर स्टेट काउंसिल जनरली डिज़ाइन करा जाता है, जनरली प्रेसिडेंट्स के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा ही इंटर स्टेट काउंसिल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके अंदर सब स्टेट्स होते हैं। और जनरली ये इंटर स्टेट काउंसिल जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन द स्टेट्स वर्सेस सेंटर्स, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इस काउंसिल का गठन किया जाता है। अगेन 331 बात करता है कि देयर वाज प्रेसिडेंट टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लोकसभा में नॉमिनेट करेगा अगर वो इलेक्शन से जीत कर नहीं आए हैं तो। नाउ अब एमरजेंसी पावर्स, बिकॉज ये प्रेसिडेंट के पास 3 तरह के एमरजेंसी पावर्स है। 352 जो नेशनल इमरजेंसी होती है, जो राष्ट्रीय आपातकाल डिक्लेयर होता है। राष्ट्रीय आपातकाल एट द टाइम ऑफ द वॉर,
पहाड़ी आक्रमण के समय भी हो सकता है, या पर्टिकुलर रीजन के अंदर किसी ने कम्युनिटी ने कोई रिवॉल्ट्स हो गए या कम्युनिटी ने रिवॉल्ट्स विरोध कर दिया, तो अगर वो आर्म्ड हो गया, वो आर्म्ड रेवोल्यूशन के रूप में हो गया, तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। अगेन आर्टिकल 356 ये स्टेट इमरजेंसीज में डिक्लेयर होता है कि गवर्नर नोटिफाई करता है प्रेसिडेंट को, जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क नहीं कर रहा, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई, तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल आप डिक्लेयर करो। जो हम बहुत सारे कंटिन्यूस रेलिवेंट एग्जाम्पल देख रहे हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए कितनी ही बार स्टेट्स के अंदर इमरजेंसीज लागू कर देती है। अगेन आर्टिकल 360 बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का, कि अगर हमारी आर्थिक ही स्थिति अच्छी नहीं है तो टू कट शॉर्ट द एक्सपेंसेस एट दैट टाइम प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। टिल नाउ अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई। सो होपफुली मैंने मेरे इस वीडियो के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट रिलेट्स टू इंडियन प्रेसिडेंट पूरे बताने की कोशिश की, जो ऑफन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। माई कमिंग वीडियो वॉज अबाउट द नेशनल इमरजेंसी पावर, नेशनल इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द रोल्स एंड ऑल द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट्स। होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ गिव योर कमेंट्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।